आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस महान विभूति के बारे में पढ़कर आपको इनके बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि इन्होंने कैसे क्या हमारे देश के लिए किया और इनसे बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, ये भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट से। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हुए आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबको पता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरा विश्लेषण करने वाले हैं आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। देखिए, भारत की जनता उनको नेताजी कहकर पुकारती थी और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी आप याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे वो मानते थे चित्रण दास को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जैसे कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। ऐसे ही देशबंधु चित्तरंजन रंजन दास को क्या माना जाता है? कौन मानते थे? सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। अब इसका नाम IAS रखा गया है। IAS की परीक्षा, इसका पहले जो नाम था ICS है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 1920 में आयोजित ICS की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो चौथा स्थान प्राप्त किया था। 16 जुलाई 1921 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने मुंबई पहुंचकर गांधी जी से भेंट की थी। चित्तरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति बताया था कि ये इस समय इसको बंद नहीं करना चाहिए था, इसको वापिस महात्मा गांधी जी के द्वारा वापिस नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने इसके बारे में कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 ईस्वी में कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में चित्तरंजन दास महापौर यानी कि मेयर बने, जो उन्होंने नेताजी को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य का जिक्र न होने के कारण नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। पूछा जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट में जब पूर्ण स्वराज्य का जिक्र नहीं हुआ तो नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 33 वर्ष की आयु में नेताजी कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। महापौर जैसे कि आप जानते हो कि मेयर जो थे वो निर्वाचित हुए। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो अधिवेशन कौन सा था? तो याद रखेंगे हरिपुरा अधिवेशन। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने थे, वो बने थे बेलगांव के अधिवेशन में। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में जो थे महात्मा गांधी 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन है उसमें महात्मा गांधी जो थे एक ही बार जो है अध्यक्ष कांग्रेस के निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये क्यों की थी ये मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा। हुआ क्या था दोस्तों, 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ थे कि वो चुनाव में ना खड़े हों और अध्यक्ष पद पर ना जाएं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उस इलेक्शन को लड़ा और सीताराम पट्टाभैरिया के जो महात्मा गांधी के
जिनको महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था उनको इन्होंने हरा दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया। उसके बाद जो था महात्मा गांधी की मतलब कि कांग्रेस पे ज़्यादा पकड़ होने के कारण इन्होंने जैसे जो काम करने थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र देते ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ध्यान रहे दोस्तों, महात्मा गांधी ने जब सेकेंड टर्म में सुभाष चंद्र जी बोस को काम में अच्छे तरीके से नहीं करने दिया, तो इन्होंने वहां से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को नेताजी मौलवी जियाउद्दीन का भेष धारण करके कलकत्ता से पेशावर और फिर पेशावर से काबुल पहुंचे। काबुल से नेताजी रूस पहुंचे और बाद में जर्मनी पहुंच गए। पासपोर्ट पर उनका नाम ऑरलैंडो मैंजोटा था। देखिए दोस्तों, याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वाकई में जानकारी आपको मिल रही है तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हो सके तो आप शेयर भी करें, आपका इसमें कोई चार्ज नहीं लगना है। आपके एक सपोर्ट से हमें ढेर सारा विश्वास मिलता है और इस विश्वास के बदौलत आगे चलकर हम डिटेल में हर वीडियो को आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, जब नेताजी पासपोर्ट पर पूछा जाता है जो जर्मनी गए थे तो उस समय उनके पासपोर्ट पर क्या नाम था, ऑरलैंडो मैंजोटा जो था उनका नाम था। नेताजी ने बर्लिन पहुंचकर स्वतंत्र भारत केंद्र और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। स्वतंत्र भारत केंद्र आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने की थी, तो नेताजी ने। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और यहीं से उन्हें नेताजी कहकर पुकारा जाने लगा। यानी कि आज़ाद हिंद फौज का जो क्रेडिट है स्थापना का तो रास बिहारी बोस को जाता है। तो रास बिहारी बोस ने ये बागडोर सुभाष चंद्र बोस को जब सौंपी तो उन्होंने नेताजी कहकर पुकारा जाने लगा। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना रंगून में हुई थी। ध्यान दें दोस्तों, आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना रंगून में हुई। सुभाष चंद्र बोस ने आबिद हसन के सुझाव पर जय हिंद का नारा दिया था। तो जय हिंद का नारा किसकी सलाह पर या किसके सुझाव पर दिया था, तो आबिद हसन। आपको वो नाम पढ़ने को या सुनने को मिल रहे हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप लोगों को ये जानकारी मिल रही है। तो नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट के अध्यक्ष लक्ष्मी स्वामीनाथन को बनाया। यानी कि नेताजी ने जो झांसी की रानी रेजिमेंट के अध्यक्ष किसको बनाया था, लक्ष्मी स्वामीनाथन को बनाया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को कैथे सिनेमा हॉल में अंतरिम सरकार की घोषणा की। इसे 9 देशों ने मान्यता दे दी। ये सारा जो प्रोसेस हो रही थी ये अंतरिम सरकार की सुभाष चंद्र बोस की देखरेख में हो रही थी। 23 और 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और रंगून को अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया। क्योंकि अंतरिम सरकार की जो घोषणा की थी उसमें रंगून को क्या किया गया, अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया गया। जब तक स्थायी सरकार नहीं बन लेती तब तक रंगून को अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया जाएगा। आज़ाद हिंद फौज ने 1 मई 1944 ईस्वी को भारत में प्रवेश किया तथा काहिमा और उसके चारों ओर झंडा फहराया। ये पहला समय ऐसा था कि जो सुभाष चंद्र बोस ने जो सबसे पहले इलाकों को आज़ाद करा लिया था। म्यांमार यानी जिसका नाम म्यांमार है नामक स्थान को स्वतंत्र भारत की राजधानी बनाया। ये आप लोगों को कई बुक्स में नहीं मिलेगी ये जानकारी। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि ये रहस्य में रहा कि ऐसा कैसे हो गया।
आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण के पश्चात 5 नवंबर को 1945 ईस्वी को शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल पर लाल किले में मुकदमा शुरू हुआ, जो 31 दिसंबर 1945 तक चला। पूछा जाता है क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा कहाँ चला? तो ऑप्शन में आपका दिल्ली होता है, दिल्ली का लाल किला या आगरे का फोर्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली के लाल किले में जो है इन पर मुकदमा शुरू हुआ था। 3 जनवरी 1940 ईस्वी को सैनिक न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया तथा आजीवन निर्वासन का दंड दिया, परंतु जनता के दबाव के कारण सभी को बरी कर दिया गया। 1940 ईस्वी में भारतीय नौसेना ने आजाद हिंद फौज से प्रेरित होकर संघर्ष किया। मैं फिर से आपसे अपील करता हूं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब एमसीक्यू की फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसके आंसर भी साथ के साथ होंगे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ लिया उस तरीके से आप आंसर देने की कोशिश करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीएस की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया है 1920 में आयोजित जो परीक्षा हुई थी आईसीएस की, उसमें चौथा स्थान इन्होंने पास किया था, चौथे स्थान से। नेताजी ने आईसीएस से अपना त्याग पत्र कब दिया? तो 1921 में इन्होंने, जब असहयोग आंदोलन चला हुआ था उस दौरान इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और महात्मा गांधी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई के लिए प्रयास किए। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी की पहली भेंट कब हुई थी दोस्तों? तो 16 जुलाई 1921 ईस्वी को पहली भेंट हुई थी। अगर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेंगे तो आपको ये जितने भी एमसीक्यू की फॉर्म में सभी के आंसर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगे कि क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो सुभाष चंद्र बोस की 10 दिसंबर 1921 को ये गिरफ्तारी हुई थी। पहली गिरफ्तारी उनकी 10 दिसंबर 1921 को हुई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन उन्होंने किया था। कब किया था? जब असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा नामक घटना के बाद महात्मा गांधी ने इसको वापस लिया था, तो उस समय इन्होंने पंडित नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। कितनी वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के महापौर बने थे? तो 33 वर्ष की उम्र में ये कलकत्ता महापौर के मेयर बने थे, यानी महापौर बने थे या मेयर बने थे। नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र कब दिया? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वही जब उन्होंने सेकंड टर्म का जो कार्यकाल था, जब उनका पूरा नहीं होने दिया, तो उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद के, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस सावरकर यानी वीर सावरकर से कब मिले? तो 22 जून 1940 ईस्वी को वो सावरकर से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किसका वेश धारण करके कलकत्ता से पेशावर पहुंचे थे? फिर पेशावर से आपको पता जर्मनी की बर्लिन गए थे, तो मौलवी जियाउद्दीन का वेश धारण करके वो कहाँ पहुंचे थे? कलकत्ता से पेशावर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस इटालियन दूतावास की मदद से बर्लिन पहुंचे थे तो उनके पासपोर्ट पर क्या नाम था? तो जियाउद्दीन का तो रूप धारण किया था उन्होंने, ऑरलैंडो मंजोटा उनके पासपोर्ट पर नाम था उनका। आजाद हिंद फौज का पहली बार गठन किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने किया था। ध्यान रखना दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर कब पहुंचे? तो 2 जुलाई 1943 को वो कहाँ पहुंचे थे? सिंगापुर पहुंचे थे। अब यहाँ पर है
किसने कहा था कि सुनो भारतवर्ष पुकार कर रहा है, हथियार उठाओ और चलो दिल्ली। दिल्ली चलो हम इतना ही पढ़ते हैं, चलो दिल्ली दिल्ली चलो, लेकिन इससे पहले की जो बात थी वो हम नहीं जानते हैं ना। क्या कहा था दिल्ली चलो के नारे के साथ, सुनो भारतवर्ष पुकार कर रहा है, हथियार उठाओ दिल्ली चलो। तो ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। वह कौन सी गुजराती महिला थी जिसने 3 करोड़ की संपत्ति नेताजी के कदमों में रख दी? तो बताई देवी नाम की एक महिला थी, गुजराती महिला थी, जिन्होंने 3 करोड़ की संपत्ति जो थी नेताजी के कदमों पे रख दी थी। आज़ादी को कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए इतने लोग हैं जिनका नाम तक हमारे इतिहास में गुम हो गया है, लेकिन फिर से सरकार का प्रयास उन व्यक्तियों के नामों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए योगदान दिया है। आज़ाद हिंद सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो कर्नल A.C. चटर्जी जो थे इनके वित्त मंत्री थे। आज़ाद हिंद सरकार का राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्ध विदेश मंत्री कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए इन्होंने पहले ही कायमा जैसे प्रदेशों को, स्थानों को जीत कर आज़ादी की घोषणा कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे, जानकारी पूरी मिलेगी दोस्तों इस वीडियो में। अंडमान और निकोबार द्वीपों के प्रथम भारतीय प्रशासक कौन थे? तो कर्नल A.D. लोंगनाथन जो थे इनके प्रथम प्रशासक थे। आजाद हिंद फौज ने इम्फाल का अभियान कब स्थगित किया गया? कब किया था? तो अक्टूबर 1944 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ताइपे कब पहुंचे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 18 अगस्त 1945 को। कब पहुंचे थे वो? 18 अगस्त 1945 को ताइपे पहुंचे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑफ कोर्स आपको इसका आंसर पता ही होगा। नेक्स्ट है सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय ने आजाद हिंद फौज के 3 अभियुक्तों को सम्राट के विरुद्ध युद्ध का दोषी कब ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास का दंड कब दिया? तो 3 जनवरी 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनवाज खान गुरुपक्ष ढिल्लो प्रेम कुमार सहगल पर मुकदमा कब शुरू किया गया था? 5 नवंबर 1945 को लाल किले में। ठीक है, इनको आजीवन कारावास का दंड दिया गया था, लेकिन भारी दबाव के कारण उनको बरी कर दिया गया। ये तो देखिए संशय ही रहेगा, ये तमाम जो देशभक्त हैं, जो नौजवान है, उनके लिए तो हमारे लिए कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई है ना, इसके बारे में तो डाउट ही रहता है, क्योंकि उस समय कुछ भी किया जा सकता था किसी के द्वारा भी। तो ये भी हमें पढ़ लिया। आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर मुकदमा निम्न स्थान पर चलाया गया, दिल्ली के लाल किले पर। ये भी आपका, ये तीनों जो थे उसमें, तीनों उसमें शामिल थे। ये जय श्रीजेल सिंह उसमें सम्मिलित नहीं थे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन रहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि आजाद हिंद फौज ने युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि प्रलयकारी चोट से भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को निकट ला दिया। ये कथन किसका? अक्टोबर का कई बार ये पूछा जा सकता है। द स्प्रिनिंग टाइगर के लेखक कौन है? तो हक्टोय ही है इसके लेखक है। महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मदन मोहन मालवीय जी। लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक। और एक बात और, नेताओं का नेता किसने किसको कहा था? नेताओं का नेता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेताओं का नेता किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को। पूछा जाता है नेताओं का नेता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में जानकारी भरपूर मिली, जिसको आपने पहली बार सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सुभाष।